नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RBN न्यूज़ हिंदी में। तो दोस्तों हाजिर है आपके लिए आज की राजस्थान की प्रमुख खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीएम भजनलाल ने धूलकोट में थड़ी पर बनाई चाय, स्वागत में उमड़े लोग, नारेबाजी की। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री निर्वाचित होने के बाद पहली बार जयपुर से अपने गृह क्षेत्र भरतपुर के दौरे पर निकले। सुबह 10 बजे सीएम का काफिला जयपुर से भरतपुर यात्रा के लिए निकला। दोपहर 12 बजे के करीब सीएम का काफिला दौसा पहुंचा, जहां दौसा शहर, मेहंदीपुर, बालाजी चौराहा, सिकराय, बांदीकुई और मेवा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल का स्वागत किया। दौसा में कलेक्ट्रेट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम पर फूल बरसाकर स्वागत किया। दौसा जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रभुदयाल शर्मा के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीएम को माला पहनाई और साफा बांधा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष रतन तिवाड़ी, पूर्व सभापति राजकुमार जायसवाल, महेंद्र चांदा, उर्मिला जोशी, लोकेश शर्मा, मंडल अध्यक्ष राजेश शर्मा, आशा मीणा, महावीर डोई समेत कई कार्यकर्ता व पार्टी पदाधिकारी सीएम के साथ थे। दोस्तों आपको बता दें कि दौसा के मानपुर इलाके से गुजरते हुए सीएम का काफिला धूलकोट गांव में चाय के होटल पर रुका। इस दौरान सीएम चाय वाले मुंशीलाल गुजर की थड़ी पर पहुंचे, जहां उबलती चाय में चश्मा घुमाया और कुल्हड़ में फीकी चाय पिलाने का आग्रह किया। मुंशीलाल ने कहा, मुख्यमंत्री ने मेरी थड़ी पर आकर चाय पी, आज सीएम के दर्शन हो गए, उन्होंने घर आकर सम्मान दिया। मुख्यमंत्री ने चाय बनाने पर धन्यवाद भी दिया। थड़ी संचालक मुंशीलाल ने कहा, मुख्यमंत्री ने कुल्हड़ उठाया और बोले, मुझे इसमें चाय देना। सीएम और कुछ लोगों ने फीकी चाय पी, बाकी लोगों ने शक्कर डलवाई। मुख्यमंत्री थड़ी पर 15-20 मिनट तक रुके। गरीब आदमी की भगवान सुनता है, जैसे सबरी के पास भगवान राम आए थे वैसे ही सीएम यहाँ आए। विधानसभा का पहला सत्र कल से, नए विधायक शपथ लेंगे। दूसरे दिन स्पीकर का चुनाव होगा। देवनानी को समर्थन दे सकती है कांग्रेस। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र 20 दिसंबर को बुलाया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सत्र बुलाने की स्वीकृति दे दी है। सत्र से पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। वहीं दूसरे दिन स्पीकर का चुनाव होगा। भाजपा की ओर से स्पीकर के दावेदार वासुदेव देवनानी की जीत तय मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस देवनानी को समर्थन दे सकती है। यदि विपक्ष देवनानी को समर्थन देता है तो उनका चुनाव निर्विरोध भी हो जाएगा। राजस्थान में यह संभवतः पहला मौका है जब मंत्रिमंडल के गठन से पहले विधायकों की शपथ हो रही है। इससे पहले नई विधानसभा का पहला सत्र जनवरी में होता आया है, इसलिए सत्र से पहले मंत्रिमंडल का गठन हो जाया करता था। इस बार विधायकों की शपथ पहले हो रही है। 16वीं विधानसभा में करीब 72 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। इनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हैं। वहीं संभवतः भजनलाल शर्मा पहले ऐसे विधायक हैं जो विधायक से पहले मुख्यमंत्री के तौर पर विधानसभा पहुंचेंगे। पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले विधायकों में भाजपा के 46, कांग्रेस के 19 और अन्य के 7 विधायक शामिल हैं। जनता की जिम्मेदारी, विपक्ष के हाथ मजबूत करे, गहलोत बोले। श्री कर्णपुर में कांग्रेस को दिलाई जीत, रंधावा ने कहा, अब धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। जी हां दोस्तों, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि भले ही भाजपा ने प्रदेश की सत्ता हासिल कर ली है, लेकिन श्री कर्णपुर के चुनाव में कांग्रेस को जिताकर जनता उन्हें आईना दिखा देगी। उन्होंने कहा कि जनता की जिम्मेदारी है कि विपक्ष के हाथ मजबूत करे, जिससे कांग्रेस कार्यकाल की योजनाओं पर राज्य सरकार रोक न लगा सके। गहलोत मंगलवार को श्री कर्णपुर के खुशी एनक्लेव में कांग्रेस प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह कुन्नर के समर्थन में सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने धर्म के नाम पर वोट मांगने पर भाजपा को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, जनता सब जानती है और समझती है। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय कई योजनाएं लाई गई थी जो आमजन के लिए उपयोगी थी। सरकार बदलने के साथ ही कुछ योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो गया है। ऐसे में इन योजनाओं को लागू रहने देने के लिए विपक्ष को मजबूती दें। राजस्थान में सीजन की सबसे सर्द रात, जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर समेत 11 शहरों में सबसे कम तापमान दर्ज, खेतों में बर्फ जमी। जी हां दोस्तों, राजस्थान में आज सीजन की सबसे सर्द रात रही। उत्तर भारत से आई सर्द हवाओं से रही गलन भरी सर्दी से आज जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर समेत 11 शहरों में सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज हुआ। माउंट आबू की वादियों के बाद आज फतेहपुर के मैदानों में भी बर्फ जमा देने वाली सर्दी रही। इधर अरब सागर में बने सिस्टम के असर से आज झालावाड़, बारा, उदयपुर, डूंगरपुर के एरिया में सुबह हल्के बादल छाए रहे। माउंट आबू में आज लगातार तीसरे दिन न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस रहा। यहाँ वादियों में आज भी बर्फ की हल्की परत जमी दिखी। माउंट आबू के साथ आज सीकर के फतेहपुरा में भी तापमान जमाव बिंदु के पास 0.7 पर दर्ज हुआ। यहाँ भी तेज सर्दी के कारण खेतों में खड़ी फसलों की पत्तियों पर ओस की बूंदें जमी दिखी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टेंस के जाने के बाद अब सर्द हवाएं सीधी मैदानी राज्यों में आनी शुरू हो गई है। इससे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के शहरों में तापमान गिरने लगा है।
दाऊद इब्राहिम राजस्थान में अड्डा बनाना चाहता था। जयपुर के 2 बड़े होटल खरीदने वाला था। एक जासूस ने फेल कर दिया प्लान। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में खबर फैली हुई है कि पाकिस्तान में छिपे भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन दाऊद इब्राहिम एक बार फिर चर्चा में आ गया है। 90 के दशक में दाऊद कहां तक चरम पर था, उस वक्त उसकी नजर राजस्थान पर भी थी। दाऊद जयपुर के 2 बड़ी होटल खरीदकर राजस्थान में भी अपना अड्डा बनाना चाहता था। फरवरी 1992 में दाऊद इब्राहिम ने जयपुर में अपना हाइड आउट अड्डा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन गुप्तचर सेवा इंटेलिजेंस के एक जासूस अफसर ने उसका प्लान फेल कर दिया था। यह जासूस थे हुक्म सिंह, जो इन दिनों जयपुर में ही सरकारी सेवा से रिटायर होकर अपना जीवन जी रहे हैं। हुक्म सिंह ने बताया कि दाऊद इब्राहिम 2 होटलों को खरीदकर दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, दुबई और पाकिस्तान के बीच स्थित जयपुर को अपने अड्डे के रूप में विकसित करना चाहता था। उसका इरादा था यहाँ से उत्तर भारत और दुबई, पाकिस्तान के बीच अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना था। चूंकि जयपुर शांत शहर है, ऐसे में दाऊद ने इसे चुना क्योंकि उसे लगा कि यहाँ से वो आसानी से अड्डा बना सकेगा। आसाराम की पैरोल याचिका की सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने आदेश को रखा सुरक्षित, 11 साल से जेल में हैं। जी हां दोस्तों, राजस्थान और गुजरात में रेप के मामले में आजीवन कैद की सजा भुगत रहे कथावाचक आसाराम की पैरोल याचिका खारिज मामले में दायर याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के फैसले को सुरक्षित रखा है। नाबालिग से यौन शोषण मामले में आसाराम पिछले 11 साल से जेल में बंद है। जानकारी के अनुसार जेल में बंद आसाराम ने अपनी 20 दिन की पैरोल के लिए अपील की थी। इस अपील में जेल में बंद कैदियों के लिए पैरोल नियम 1958 का हवाला दिया गया था, लेकिन जिला पैरोल सलाहकार समिति ने 21 अगस्त को आसाराम को पैरोल पर रिहा करने के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था। समिति ने पैरोल के नए नियम 2021 का हवाला देते हुए आसाराम की पैरोल याचिका को खारिज कर दिया था। आसाराम को नाबालिग से यौन शोषण के मामले में जोधपुर हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं गुजरात की गांधीनगर कोर्ट ने रेप के मामले में आसाराम को इसी साल आजीवन की सजा सुनाई थी। 2 कोर्ट की ओर से आजीवन सजा सुनाए हुए कैदी को पैरोल देने से इनकार कर दिया गया था। सरकारी स्कूल में घुसकर महिला टीचर से मारपीट, युवक ने शराब के नशे में जूते से पीटा, वीडियो आया सामने। जी हां दोस्तों, सरकारी स्कूल में घुसकर युवक ने महिला टीचर से मारपीट की। एक वीडियो में सामने आया कि जिसमें युवक झगड़ा करते हुए जूता लेकर टीचर को मारता दिख रहा है। पुलिस ने टीचर से मारपीट और राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज किया है। घटना बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र के विडियापाड़ा गांव के सरकारी स्कूल की है। महिला टीचर कल्पना यादव ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब 2 बजे एक युवक स्कूल में आया। उसने कहा कि स्कूल में झंडा क्यों नहीं लगाया, इतना बोलकर कुर्सी पर बैठ गया और मारपीट की धमकी दी। युवक शराब के नशे में था। महिला टीचर ने बताया कि वह उसका मोबाइल से वीडियो बनाने लगी। इस पर युवक उसके पास आया और जूता निकालकर मारने लगा। मारपीट का वीडियो और आवाज मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई। चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग और स्टाफ एकत्रित हो गया। लोगों के आने पर शराबी युवक भाग गया। महिला टीचर का एमजी हॉस्पिटल में इलाज करवाया गया। राजस्थान में कांग्रेस की हार की रिपोर्ट में कई खुलासे, बड़े नेता क्षेत्र से नहीं निकले, भाजपा को नहीं घेरा, योजनाएं बंद हो जाएगी नहीं समझा पाई। जी हां दोस्तों, प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार पर प्रारंभिक रिपोर्ट में केंद्रीय नेतृत्व को कई कारण गिनाए हैं। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व कुछ कारणों पर सहमत नहीं है। ऐसे में पार्टी डिटेल रिपोर्ट भी तैयार करा रही है। प्रारंभिक रूप से हार का कारण सरकार की योजनाओं को जनता तक ठीक से नहीं पहुंचा पाने और मिशन 2030 को वोटर्स को गले नहीं उतार पाने को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की योजनाएं अच्छी थी, लेकिन विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी उन्हें ठीक से समझा नहीं पाए। वोटर्स को स्पष्ट नहीं कर पाई कि यदि सरकार नहीं चली तो ये योजनाएं बंद हो जाएगी। भाजपा ध्रुवीकरण कराने में कामयाब हुई। सबसे बड़ा हार का कारण यही रहा। कम मार्जिन वाली सीटों पर स्थानीय नेता ठीक से जजमेंट नहीं कर पाए और वोटर्स को बूथ तक नहीं ला पाए। वोटर्स को समझा नहीं पाए कि पार्टी हारी तो योजनाएं बंद होंगी। बड़े नेता मंत्री भाजपा के खिलाफ अभियान चलाने में सक्षम नहीं रहे। बड़े नेता क्षेत्रों से बाहर नहीं निकले। अपने समाज के मतदाताओं तक को प्रभावित करने में नाकाम रहे। अब डिटेल स्टडी की जा रही है कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि प्रारंभिक रिपोर्ट हाईकमान को सौंप दी गई है। गोगामेडी हत्याकांड में शामिल 7 आरोपियों को जेल, एनआईए कोर्ट में पेश किया गया था। हथियार पहुंचाने वाला हिस्ट्री शूटर अभी भी फरार। जी हां दोस्तों, सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में शामिल 7 बदमाशों को एनआईए कोर्ट ने जेल भेज दिया है। एनआईए ने 7 आरोपियों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया था, जहां से सभी को 2 जनवरी तक जेल भेज दिया गया है। दरअसल एनआईए ने कोर्ट के आदेश पर 5 दिन पहले ही हत्याकांड से जुड़ी केस डायरी और आरोपियों को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद गिरफ्तार सभी बदमाशों से एनआईए अपने स्तर पर सोडाला थाने में पूछताछ कर रही है। टीम ने सोमवार को नितिन फौजी, रोहित राठौड़, रामवीर जाट, सुमित राहुल, भवानी उर्फ रोनी, उधम सिंह को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने गोगामेडी की हत्या करने वाले 2 शूटर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी के साथ ही उनके सहयोग करने वाले आरोपियों को पकड़ा है।
मामले की जांच के लिए एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने एडिशनल कमिश्नर कैलाश बिश्नोई के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने हत्या करने वाले शूटर मकराना के दूसरी निवासी रोहित राठौड़, हरियाणा के महेंद्रगढ़ निवासी नितिन फौजी, फरारी में सहयोग करने वाले रामवीर जाट, उधम सिंह और वारदात के पहले नितिन को पनाह देने के मामले में पूजा सैनी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके साथ ही हत्या की साजिश में शामिल भवानी सिंह और रोनी, राहुल और सुमित को हरियाणा की जेल में प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया था। इस हत्याकांड के सूत्रों तक हथियार पहुंचाने वाला कोटा के गुमानपुरा निवासी हिस्ट्री शूटर महेंद्र उर्फ समीर हथियार लेकर फरार हो गया, जिसे पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस को अंदेशा है कि महेंद्र के पास AK-47 भी हो सकती है, क्योंकि उसकी पत्नी पूजा सैनी के पास से पुलिस को एक फोटो मिली है जिसमें उसके प्लेट पर AK-47 रखी हुई है। यह AK-47 राजू ठेठ हत्याकांड के लिए मंगवाई गई थी। महेंद्र ने हत्याकांड के लिए हथियार और पैसे की व्यवस्था की थी। महेंद्र ने परिचित युवती के बैंक खाते में चंडीगढ़ से किसी के जरिए 6 लाख रुपए मंगवाए थे। पुलिस ने महेंद्र पर 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। डिप्टी सीएम की पुलिस अधिकारियों को धमकी, बोरिया बिस्तर बांध ले, कहा जिसे काम नहीं करना वो चला जाए, पता नहीं उसके साथ क्या क्या होगा। जी हां दोस्तों, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने मंच से अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जनसेवक बनकर काम करना होगा। जिस भी कर्मचारी को अगर काम नहीं करना वो स्वतः ही यहाँ से चला जाए, वरना उसके साथ पता नहीं क्या क्या होगा। प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार दूदू विधानसभा दौरे पर रहे। भागी और दूदू में जन आशीर्वाद सभा का आयोजन किया गया था। इन दोनों सभा में पुलिस अधिकारी उनके निशाने पर रहे। उन्होंने धमकी दी कि आपने 5 साल व्यक्ति विशेष का कार्यकर्ता बनकर काम किया, इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपने बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ से निकल लो। भागी में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि ये अधिकारी किस तरह से काम कर रहे थे। 5 साल तक ये अधिकारी एक पार्टी और एक व्यक्ति के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे थे। अब एक व्यक्ति का कार्यकर्ता बनकर नहीं, जनता का सेवक बनकर काम करना होगा। डिप्टी सीएम बैरवा ने कहा, आप लोगों ने भाजपा को 200 विधानसभा सीटों का जिम्मा दिया है, इसका मैं आभार जताता हूँ। मैं आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। पिछली सरकार ने जिस प्रकार के काम किए हैं, कारनामे किए हैं, सबको पता है। कांग्रेस सरकार किसानों से झूठ बोलकर आई थी, किसानों का कर्जा माफ होगा। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन इनकी सरकार में पेपर लीक हुए। 5 साल तक कुर्सी का खेला चलता रहा। महिलाओं और दलितों पर अत्याचार के मामले राजस्थान में नंबर 1 पर आ गया। कांग्रेस ने केवल घोषणाएं की, इनकी योजनाएं केवल कागजों में दिखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक नहीं पहुंचने दिया। 12 लक्ष्य है कि अंतिम छोर तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, ताकि राजस्थान का विकास हो, राजस्थान आगे बढ़े। हमारे कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किया गया है और अब ये सहन नहीं करेंगे। शाम 5 बजे दूदू के अन्नपूर्णा गार्डन में भी उनके सम्मान में जन आशीर्वाद सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में उन्होंने एसपी और थाना अधिकारी पर निशाना साधा। वे बोले कि मैं यहाँ के प्रशासन को देख रहा हूँ, यहाँ भी देख रहा हूँ, यहाँ के इंचार्ज और एसपी को नहीं देखा कि कैसा दिखता है, वो मुझसे नहीं मिले। मेरे पास डीजी आईजी आ गए, लेकिन मैंने एसपी को नहीं देखा। 5 साल तक आपने व्यक्ति विशेष का कार्यकर्ता बनकर काम किया, जनता का सेवक बनकर नहीं। आपको कहना चाहूंगा कि बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से निकल लो। यहाँ के थाना इंचार्ज से यहाँ व्यवस्था भी ठीक नहीं हो सकी। इसे अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए जो जनता के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। पूर्व मंत्री रामलाल जाट को गिरफ्तारी का डर, हाईकोर्ट पहुंचे। माइनिंग कारोबार में 5 करोड़ की धोखाधड़ी का केस, कल सुनवाई। जी हां दोस्तों, प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट को अब 5 करोड़ की धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तारी का डर सता रहा है। इससे बचने के लिए जाट ने हाईकोर्ट का सहारा लिया है। 20 दिसंबर को हाईकोर्ट में उन भीलवाड़ा के करेड़ा थाने में दर्ज 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में सुनवाई होगी। पूर्व मंत्री ने 14 दिसंबर को दर्ज FIR के खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की थी। पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट सहित 5 लोगों के खिलाफ 17 दिसंबर को कोर्ट के आदेश पर भीलवाड़ा के करेड़ा थाने में धोखाधड़ी और चोरी का मामला दर्ज किया गया था। राजसमंद के माइनिंग व्यवसायी परमेश्वर ने आरोप लगाया था कि करोड़ों रुपए की ग्रेनाइट माइंस में 50% शेयर मंत्री ने अपने छोटे भाई के बेटे और उसकी पत्नी के नाम करवाए थे। इसके बदले 5 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, लेकिन कागज नाम होने के बाद रुपए नहीं दिए गए। रामलाल जाट ने करेड़ा थाने में उनके खिलाफ दर्ज FIR 211 के खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की थी। उन्होंने सेक्शन 482 CRPC 204 के तहत उन पर दर्ज FIR को खारिज करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अपील की है। ममता ने PM कैंडिडेट के लिए खड़गे का नाम सुझाया, केजरीवाल का समर्थन, अखिलेश चुप। खड़गे बोले इस पर चुनाव के बाद बात होगी। जी हां दोस्तों, INDI के नेताओं की चौथी बैठक कल 19 दिसंबर को दिल्ली के अशोका होटल में हुई। इसमें पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने PM चेहरे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का सुझाव रखा। अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन किया। यह जानकारी बैठक के MDMK मुरूम लारची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सांसद
वाइको ने दी। हालांकि पीएम फेस के सवाल पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली। पत्रकारों के सवाल के जवाब में खड़गे ने कहा, पहले हम सभी को लोगों को जीत कर आना है, पहले इस पर विचार करना होगा, इस पर काम करेंगे। अगर हमारे पास सांसद नहीं होंगे तो पीएम फेस के बारे में बात करके हम क्या करेंगे। बैठक में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा नेता अखिलेश यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और आरएलडी से जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का मुद्दा चर्चा का केंद्र रहा। बीजेपी के खिलाफ 400 सीटों पर कॉमन कैंडिडेट उतारने के टारगेट पर बात हुई। वहीं कांग्रेस की कोशिश है कि वह 275 से 300 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे। पार्टी अन्य दलों को सिर्फ 200 से 250 सीटें देने के पक्ष में है। मीटिंग में INDIA के कोऑर्डिनेटर के नाम पर चर्चा हुई। इसके लिए उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार के नामों पर विचार किया जा सकता है। बैठक में रणनीति बनाई गई कि भाजपा के सनातन और भगवा जैसे मुद्दों के जवाब में वे किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाए। मोदी और बीजेपी विरोध से हटकर INDIA के पास देश के लिए क्या प्लान है, इस पर बातचीत हुई। INDIA के नेताओं ने चर्चा की कि कैंडिडेट फाइल होने के बाद लोकसभा चुनाव के लिए टोन कैसे सेट किया जाए, कहाँ कितनी रैलियां होगी और स्टार कैंपेनर कौन होंगे, चुनाव अभियान की ब्रांडिंग कैसे होगी, इसके लिए किन एजेंसियों की मदद ली जा सकती है। बैठक में लोकसभा और राज्यसभा से 141 सांसदों के निलंबन पर चर्चा हुई। विपक्षी दलों ने सांसदों के सस्पेंशन की निंदा की। बैठक से पहले कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 5 मेंबर्स की नेशनल अलायंस कमेटी बनाई। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश इसके मेंबर्स हैं। मुकुल वासनिक को कमेटी का संयोजक बनाया गया। बैठक से पहले शिवसेना के मुखपत्र सामना ने लिखा, हमारे पास प्रधानमंत्री पद के लिए बहुत सारे चेहरे हैं, चॉइस ही चॉइस है। यह कहना केवल दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। INDIA को एक समन्वय की जरूरत है, एक चेहरे की जरूरत है। 19 तारीख की बैठक में निर्णय लेना होगा और उसके बाद ही अगला कदम उठाना होगा। 2024 के लिए इंडिया ब्लॉक का चेहरा कौन, मोदी के सामने कौन, इन सभी सवालों का जवाब देना होगा। तो दोस्तों, आज के समाचारों में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।